हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। इसके पहले का जो टॉपिक हमने खत्म किया था 11th साइंस के लिए, जिसका नाम था रेडॉक्स रिएक्शन। अभी अब उस रेडॉक्स रिएक्शन के बाद आज के आर्टिकल में हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो 11th साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सा बड़ा टॉपिक है। और इसमें बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट हमें चाहिए, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें इंक्लूड होती है। और अगर हम वहां पे देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक इसमें से कुछ क्वेश्चन उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th साइंस के लिए न्यू टॉपिक, जिसका नाम रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले एटम के बारे में तो आपको पता होगा। एक्चुअल एटम्स इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब जो भी मैटर होता है उस मैटर का सबसे जो छोटा और इंडिविजुअल पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द एटम। एटम मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एज द एटम। और ये जो एटम है, एटम के बारे में सबसे पहले जो महर्षि कणाद थे उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड की थी, है कि नहीं। कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उसको बाद में नाम दिया गया एज एटम। उनके बाद सबसे जो इम्प्रूव थ्योरी थी एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, तो वो था डाल्टन्स नाम का जो साइंटिस्ट था। डाल्टन्स नाम के साइंटिस्ट ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक बारे में, एटम के बारे में एक थ्योरी वहां पे डेवलप की थी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने उस टाइम 18th सेंचुरी में बहुत सारा पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, एक्चुअल एटम के बारे में पढ़ने के लिए शुरू कर दिया था और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड की थी कि एटम कैसे होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम सिमिलर होते हैं वगैरह वगैरह, है कि नहीं। और उसके बाद जो एक्चुअल डाल्टन नाम की जो थियरी थी, उस डाल्टन एटॉमिक थियरी एक्चुअल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्चुअली जो कुछ लॉ है वो वहां पे सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया था। लेकिन जनरली कुछ टाइप के मैटर के, सब्सटेंस के इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एबोनाइट या प्लास्टिक अगर हम देखेंगे, ग्लास का देखेंगे, तो उसको अगर हम फ्रिक्शन करते हैं तो जनरली वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कि नहीं। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज थी तो वो उस डाल्टन थ्योरी को एक्सप्लेन करने आई नहीं थी। तो बाद में जैसे जैसे वहाँ पे डेवलपिंग होता रहा केमिस्ट्री का, तो स्ट्रक्चर एटम के बारे में जैसे जैसे पढ़ाई शुरू हुई तो उसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम वहाँ पे बनता चला गया। तो सबसे ज्यादा जो एटम के बारे में जो इंपॉर्टेंस था तो वो था सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी। हमने तो डेफिनेशन बता दिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब ये पता चल गया, जब ऐसा समझ में आया कि एटम सबसे छोटा पार्ट नहीं है बट अल्सो एटम बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और उन्हीं पार्टिकल को बाद में नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे एक्चुअली उसमें से जो मेन 3 पार्टिकल है उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल भी बोल सकते हैं, जो कि रहेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाद में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। आगे तो हमें डिटेल में इनके बारे में भी जानना है। तो एक्चुअली जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन था, तो उनका जब डिस्कवरी हुआ तो डिस्कवरी होने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम के बारे में बहुत सारा नॉलेज हमें मिल गया है। और उसी बेस पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस टॉपिक में दिया है कि सब एटॉमिक पार्टिकल की, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की कुछ डिस्कवरी कैसे हुई, उनके बारे में कैसा जाना गया है, किसने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कवरी देखने वाले हैं, पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के बारे में। डाल्टन्स के बाद सर जे थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले जो कैथोड रेज का एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। कुछ ऐसे रेज होते हैं नेगेटिवली चार्ज रेज, है कि नहीं, उनके बारे में एक्चुअल जो कैथोड रेज है डाल्टन थ्योरी, इसके बारे में आपने इसके पहले प्रीवियस जो स्टैंडर्ड हुआ 8, 9, 10 जहां भी, तो जो कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट या डाल्टन थ्योरी, तो उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो सर जे थॉमसन ने इस कैथोड रेज का वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया था। जो कैथोड रे या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है उस फेमस एक्सपेरिमेंट से, तो उन्होंने बताया था कि कुछ टाइप के सब्सटेंस ऐसे हैं
मतलब ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से क्या होते हैं, कुछ निगेटिवली चार्ज रेज वहां पे इमिट होते हैं और उन्हीं रेज को उन्होंने बाद में नाम दिया था कैथोड रेज। और बाद में इस कैथोड रेज का जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, उस कैथोड रेज के ट्यूब एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उन्होंने ऐसा बताया कि जो कैथोड रेज होते हैं वो कुछ पार्टिकल से बने होते हैं और उन्हीं पार्टिकल को बाद में नाम दिया गया एज इलेक्ट्रॉन्स। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो कैथोड रेज से मिला है। एक्चुअल कैथोड रेज से ही वो इमिट होते हैं या बनते हैं। मतलब जो सर जे थॉमसन थे उन्होंने 1897 में मतलब 18 के लास्ट में एक्चुअल क्या किया था, 18th सेंचुरी के लास्ट में एक्चुअल जो कैथोड रेज का ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे जो थॉमसन ने इन्वेस्टिगेट किया था कैथोड रेज का ये एक्सपेरिमेंट। और बाद में इन्होंने पता लगाया कि एक्चुअल जो कैथोड रेज है कि नहीं, तो क्या फाउंड आउट किया उन्होंने, कैथोड रेज जो होते हैं एक्चुअल वो कैथोड रेज नहीं है बल्कि वो जो रेज होते हैं वो स्ट्रीम होता है। किसका स्ट्रीम होता है, वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का। जो थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया कि जनरली जो कैथोड रेज थे एक्चुअल कैथोड रेज ही क्या होते हैं, स्ट्रीम होता है। किसका स्ट्रीम होगा, वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे रहते हैं। एक्चुअल अगर उनको हम कंपेयर कर दे तो विच आर द दिस पार्टिकल्स आर 1837 टाइम्स लाइटर होते हैं देन कंपेयर टू वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो जो वो लाइटर पार्टिकल्स थे वो लाइटर पार्टिकल अबाउट 1837 टाइम्स वहां पे क्या थे, लाइटर थे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। और उसी के बाद ही उन जो लाइटर पार्टिकल थे उनको ही नाम दिया गया एज इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स का नाम तो एक थॉमसन साइंटिस्ट ने नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअल डिस्कवरी किसने की है, थॉमसन ने। बाद में लेटर में उनकी डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये अपना डिस्कवरी रहेगा। जो कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसके डायग्राम या उसका जो अरेंजमेंट था तो इस टाइप का। ये सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से कैथोड रेज सपोज यहाँ पे इमिट हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एनोड फिट कर दिया है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट यहाँ पे हमने फिट कर दी बाद में। उसके बाद क्या होता है, ये जो रेज है वो रेज यहाँ से इमिट हो रहे हैं इस सब्सटेंस में से, कैथोड से। तो कैथोड से इमिट होने के बाद क्या होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ZNS लाइक ए स्क्रीन है, उस पे वो जाके क्या होता है, बम्बार्ड होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो रेज वहां पे इमिट हो रहा है, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो रेज होता है वो एक्चुअल उसका जो ओरिजिनल जो पाथवे होना चाहिए वो इस तरह का रहेगा, है कि नहीं, डार्क लाइन से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ओरिजिनल पाथ। लेकिन ये जो पॉजिटिव प्लेट है मतलब एनोड रहेगा तो उसकी तरफ वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है या उसके तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब ये जो निगेटिव रेज है वो निगेटिव रेज किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, किसकी तरफ थोड़ा सा माइग्रेट हो रहा है, पॉजिटिव तरफ। उसी मतलब ये समझ में आया कि जो कैथोड रेज है वो क्या है, उस रेज को बाद में नाम दिया गया एज अ कैथोड रेज। मतलब ये कैथोड रेज किसकी तरफ होता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर वो अट्रैक्ट होता है मतलब अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव रेज। और बाद में उसी सर जे थॉमसन ने बताया कि एक्चुअल जो कैथोड रेज है वो भी क्या रहते हैं, स्ट्रीम रहेंगे उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। और बाद में उन्हीं पार्टिकल को नाम दिया गया एज इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम ये टॉपिक देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि जनरली जो भी सब्सटेंस होते हैं या जो भी अपना एनवायरनमेंट है जो भी बना हुआ है वो एक्चुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, उसको बाद में नाम दिया गया एज एटम। उसके बाद डाल्टन्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बहुत सारा पढ़ा और उसके बारे में एक थ्योरीज वहां पे डेवलप की। उस थ्योरीज को उन्होंने नाम दिया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो थ्योरी बहुत साल तक चली, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कुछ साइंटिस्ट लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटम के बारे में पढ़ते रहे तो बाद में एक ऐसा इन्वेस्टिगेट हुआ कि एटम वहाँ पे सबसे छोटा पार्ट नहीं है बट ऑल्सो छोटे छोटे पार्ट से बना होता है। तो उसके बाद ऐसे पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी होती रही। तो सबसे पहले हमने उस पार्टिकल मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल में से जो पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसके डिस्कवरी के बारे में बताया।
वो डिस्कवरी कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैरी आउट हुई, जब कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं। तो वो सर जे थॉमसन ने 1897 में इन्वेस्टिगेट किया था कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट, और बाद में उन्होंने यही बताया कि एक्चुअल कैथोड रेज ही क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ बहुत सारे स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का। और उनके बाद में एक्चुअल वो अगर कंपेयर करते हैं तो एक्चुअल वो पार्टिकल्स, वो जो स्मॉलर पार्टिकल है विच आर लाइटर अबाउट 1837 टाइम्स लाइटर देन टू हाइड्रोजन एटम, और बाद में उन्हीं पार्टिकल को नाम दिया गया एज अ इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्ट हुआ सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसके डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों, पहले हमने बताया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी अगला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में हम देखेंगे। तो जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई है। एक्चुअल रुदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो आपका इसके पहले शायद हो चुका होगा, और आगे भी हमें इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है, तो उसके डिस्कवरी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे लिया है। रेडियो एक्टिव मतलब जो अल्फा बीटा गामा इमिट करता है, मतलब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो क्या कर सकता है, अल्फा पार्टिकल इमिट कर पाएगा। यहाँ पे एक लीड स्लाइड से जितने सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास होते हैं उसको एक लीड स्लाइड से बनाए, मतलब उसके कारण एक ही बीम मिलेगा। और उसको बाद में एक गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड का एक पतरा था जिसका थिकनेस 100 नैनोमीटर इतना होगा। उस पे वो क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए थे, और उसके बाद उसको एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ZNS, जिंक सल्फाइड जो सब्सटेंस है लाइक एज, तो उसका एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन वहां पे बिठाई थी। तो उसके बाद उसने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसको समझ में आया कि जितने सारे अल्फा पार्टिकल वहां पे वो बम्बार्ड करता है उस गोल्ड फॉइल में या गोल्ड फॉइल पे, तो उसमें से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, उस गोल्ड फॉइल के अंदर से बाहर निकल जाते हैं किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन न करते हुए। और कुछ टाइप के पार्टिकल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, इस डायरेक्शन से गए तो थोड़े से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, वो थोड़े से क्या होते हैं, इस एंगल से वो डिफ्लेक्ट होते हैं, थोड़े से इस एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो कुछ पार्टिकल्स जिस लाइन से जाते हैं उसी लाइन से वो क्या होते हैं, वापस आते हैं। इनकी नंबर तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, 1 आउट ऑफ 10 मिलियन अगर हम कंसिडर करेंगे। तो कुछ वहाँ पे लाइटर एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, या कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा, इनकी भी पार्टिकल मोस्ट ऑफ 99% पार्टिकल क्या होते हैं, गोल्ड फॉइल के अंदर से आर पार निकल जाते हैं, और बाकी के 1% में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और उस 1% में कुछ 90 डिग्री के स्मॉल एंगल से, कुछ 90 डिग्री के लार्ज एंगल से, कुछ 180 डिग्री से वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। यानी कि डिफ्लेक्ट होने वाले जो पार्टिकल्स है उनकी नंबर बहुत ही कम थी। तो इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिटेल में हम आगे इससे टॉपिक में देखेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया। अभी एक जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी कौन करेगा, किसने किया है, रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। सो 1911 में जो रुदरफोर्ड था, उस रुदरफोर्ड ने इस प्रकार का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था बाय यूजिंग द गोल्ड फॉइल। गोल्ड जो फॉइल है, गोल्ड का जो पतरा है उसका यूज करके, जनरली उसका थिकनेस होता है अबाउट 100 नैनोमीटर इतना। सो in 1911 Rutherford carry out the alpha particle scattering experiment, ठीक है नहीं, by using the gold foil। ठीक है, और वो गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन थी, अबाउट 100 नैनोमीटर की। तो उसमें से उसने एक ऑब्जर्वेशन किया था, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे चाहिए, तो वो मैं बता रहा हूँ। उसमें से कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो 180 डिग्री से या 90 डिग्री के कम से या 90 डिग्री से, मतलब 1% अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते थे, ठीक है नहीं, बाउंस होते थे बैक, ठीक है नहीं। सो ही ऑब्जर्व दैट, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसने किया था, ही ऑब्जर्व दैट फ्यू अल्फा पार्टिकल, थोड़े से अल्फा पार्टिकल जितने उसने बम्बारमेंट किए थे उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बाउंस बैक, मतलब वो डिफ्लेक्ट होते हैं, बाउंस आते हैं, बैक होते हैं। ठीक है, सो
इससे एक समझ में आया कि जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल मतलब जो गोल्ड फॉइल के जो बहुत सारे, गोल्ड फॉइल किससे बना होगा, जो भी सब्सटेंस है वो किससे बना होता है, एटम से। मतलब जो गोल्ड फॉइल के जो एटम्स होते हैं उसमें ऐसा कुछ तो भी क्या होगा, और एक्चुअल जो अल्फा पार्टिकल थे वो पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव अगर बैक होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं, मतलब इसमें तो कुछ तो भी पॉजिटिव, और डिफ्लेक्ट होने के लिए मासिव पार्ट ऐसा कुछ तो भी वहां पे प्रेजेंट होगा। तो उन्होंने एक कंक्लूड किया कि उस गोल्ड फॉइल में या गोल्ड फॉइल के एटम में देयर आर प्रेजेंस, क्या प्रेजेंस होगा, कुछ मासिव, जिसको कुछ मास है, एंड पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव थे वो डिफ्लेक्ट हुए, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और उस पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज एंड मास पार्टिकल का जो होता है उस एटम में, उस पार्ट को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, उस गोल्ड फॉइल के, मतलब किसी भी एटम के अंदर रहेगा, दैट पार्टिकल आर कॉल्ड न्यूक्लियस। So he concluded that in gold foil atoms there is some presence of massive and positively charged nucleus, is called as the nucleus inside the atom. Okay, वो एक्सपेरिमेंट के साथ साथ 1919 में जो रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, मतलब जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ऐसा अल्फा पार्टिकल क्या किए, इस नाइट्रोजन पे बम्बार्ड किए। 7n14, इस 7 जो है उस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है और वो रहेगा मास नंबर, आगे एटॉमिक नंबर मास नंबर और एक बार डिस्क्राइब कर दिए। ये अल्फा पार्टिकल जिस पे चार्ज होता है 2 और उसका मास होता है 4 यूनिफाइड मास 4 AMU। तो ये बम्बार्ड करने के बाद ऐसा हुआ, उनको ऑब्जर्व हुआ ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किसमें, ऑक्सीजन के एटम में, ऑक्सीजन में वो ट्रांसमिट होता है, चेंज होता है। इस 7 और इसमें से एक मतलब 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, ये 14 और इसका मास टोटल 4 है, इसमें से हमने कितना लिया 70, बाकी क्या रहा है एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो 7 + 2 9 होगा, तो 9 में से 8 लिया हमने, तो एक बाकी है। यहाँ पे भी 14 + 4 18 होगा, तो इसमें से एक बाकी था 70, मतलब ये उसमें क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंक्लूजन किया था कि मासिव और पॉजिटिवली चार्ज स्पेस किसी भी एटम के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, उसको तो बाद में न्यूक्लियस कहा गया है। सिमिलरली 1919 में जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने फाइंड आउट किया कि फास्ट मूविंग पार्टिकल अगर हम बम्बार्डमेंट कर दे नाइट्रोजन एटम पे, तो नाइट्रोजन एटम क्या होता है, ट्रांसमिट होता है इनटू ऑक्सीजन एटम, और उसी के साथ साइमल्टेनियसली वहां पे किसका लिबरेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का किसमें कन्वर्शन हो रहा है, ऑक्सीजन में, और साइमल्टेनियसली किसका लिबरेशन हो रहा है वहां पे, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एलिमेंट के बारे में किया, तो उनको पता चल गया सिर्फ नाइट्रोजन का ही ऑक्सीजन में ट्रांसमिट होता नहीं है, बट ऑल्सो बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट है जो क्या कर सकते हैं, एक एटम से, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या होते हैं, वो ट्रांसम्यूट होते हैं। लेकिन ट्रांसम्यूट होने के साथ साथ वहां पे हर टाइम कौन इमिट होता है, हाइड्रोजन, हर टाइम कौन इमिट होता है, हाइड्रोजन। सो उन्होंने, रुदरफोर्ड ने ऐसा बताया, अगर हर टाइम उसमें से हाइड्रोजन लिबरेट होता है, इसका मतलब ऐसा होता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस मस्ट कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एलिमेंट। अगर हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है और कन्वर्ट होते समय हर टाइम वहां पे अगर हाइड्रोजन इमिट हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में, हर एलिमेंट के न्यूक्लियर में क्या होता होगा, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ठीक है, और बाद में ये जो न्यूक्लियस होगा हाइड्रोजन का, उस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को ही नाम दिया गया, एज अ रीनेम नाम दिया गया एज अ प्रोटॉन। प्रोटॉन इज नथिंग बट एज द हाइड्रोजन का न्यूक्लियस H+Im। तो ये पूरा इतिहास है, इस तरह से इस प्रोटॉन की वहां पे डिस्कवरी हुई है, जो कि डिस्कवरी करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो इस रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट का था। ठीक है, सो सबसे पहले हम बता रहे हैं रुदरफोर्ड कैरी आउट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग द थीन गोल्ड फॉइल हैविंग, जो थिकनेस रहेगा वो 100 नैनोमीटर। ये एक्सपेरिमेंट बाद में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आगे इस टॉपिक में। उसके बाद ही ऑब्जर्व दैट कि जो एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सम अल्फा पार्टिकल आर
बाउंस बैक मतलब वो डिफ्लेक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं, अपने वापस आते हैं। सो ही कंक्लूडेड दैट देयर इज एक क्यू होते हैं क्योंकि उस गोल्ड फॉइल के जो आइटम्स होते हैं उसमें कुछ तो मासिव मतलब जिसको मास है और कुछ तो वो पॉजिटिव चार्ज वहां पे प्रेजेंट होता होगा, ठीक है। उसके बाद ही 99 में उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल थे उनको नाइट्रोजन पे बम्बारमेंट करने के बाद नाइट्रोजन वहां पे ट्रांसमिट हुए थे ऑक्सीजन में और उसमें हाइड्रोजन क्या हुआ था, लिबरेट हुआ था। तो ये लिबरेशन और कुछ टाइप के एलिमेंट का, सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन हर टाइम हाइड्रोजन न्यूक्लियस वहां पे क्या होता है, इमिट होता है, हाइड्रोजन इमिट होता है। इसका मतलब उन्होंने ऐसा लगा कि जो भी एलिमेंट होगा हर एक एलिमेंट के न्यूक्लिया में इनसाइड क्या होता है, एक हाइड्रोजन का, एक मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होंगे और उसी हाइड्रोजन न्यूक्लियस को बाद में नाम दिया गया एज अ प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटॉन का वो डिस्कवरी, ये आर्टिकल नोट करना है। चलो बच्चों, अभी अगला जो पार्ट है डिस्कवरी, अगला जो लास्ट और थर्ड नंबर का जो फंडामेंटल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में हम बताएंगे। तो जैसे कि हमने इसके पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया था, तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी किया था हमने तो बताया था वो रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो उसी वक्त एक्चुअल एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर के बारे में जब वो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर रहा था इन 1920, तो रुदरफोर्ड ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था देयर इज द सम एग्जिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और मासिव पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। एक्चुअल न्यूक्लियस में एक मासिव मतलब जिसको कुछ तो भी एक मास होता है कि नहीं, मास रहने वाला पार्टिकल, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ऐसा एक पार्टिकल एक्चुअल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ऐसा थोड़ा सा प्रेडिक्शन ऑलरेडी 1920 में इस रुदरफोर्ड के नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ था, लेकिन उसने उसको नाम वगैरह दिया नहीं, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस किया नहीं। उनके बाद इन 1932 जो जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, मेजरमेंट किया है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का। प्रोटॉन की वेलोसिटी डिटरमाइन किया था नॉकआउट फ्रॉम द पैराफिन्स बाय अनआइडेंटिफाइड रेडिएशन फ्रॉम द बेरिलियम। क्या किया था उन्होंने, अल्फा पार्टिकल को बम्बारमेंट किया था एक बेरिलियम पे, तो उनको ये पता चल गया कि इस बेरिलियम में से क्या होते हैं, कुछ प्रोटॉन जैसे ही जिनको मास होता है विच आर स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन के कंपेयर में थोड़ा सा मास ज्यादा है, ऐसे कुछ न्यूट्रल मतलब किसी प्रकार का चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स वहां पे क्या होते हैं, इमिट होते हैं, ठीक है। और उन्हीं पार्टिकल्स को बाद में जो अनआइडेंटिफाइड पार्टिकल थे न्यूट्रल रेडिएशन में इमिट होने वाले, which are come out from the almost same as a प्रोटॉन की तरह ही क्या होते हैं, इमिट होते हैं, उन्हीं पार्टिकल को बाद में क्या नाम दिया गया है, एज अ न्यूट्रॉन। तो एक्चुअल जो न्यूट्रॉन था, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो ज्यादा से अगर हम देखते तो एक्चुअल रुदरफोर्ड ने कर दी थी, यानी उसके बारे में ऑलरेडी कुछ प्रेडिक्शन उन्होंने कर दिया था 1920 में ही, लेकिन एक ऐसा पार्टिकल और उसको मास और उसको वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ऐसा एक पार्टिकल एक्चुअल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये 1920 में रुदरफोर्ड ने एक्चुअल बता दिया था जब वो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर के रिलेटेड थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस पार्टिकल का नाम वगैरह और ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। उसी के बाद 1932 में जो चार्विक नाम का साइंटिस्ट, आप सिंपली ध्यान में रख सकते हो, तो चार्विक नाम के साइंटिस्ट ने अल्फा पार्टिकल बम्बारमेंट किए थे बेरिलियम पे, और इस बेरिलियम में से क्या हुए, प्रोटॉन जैसे ही लेकिन स्लाइटली थोड़े से ज्यादा हेवियर पार्टिकल्स वहां पे क्या होते हैं, इमिट होते हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन जैसे ही होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक्चुअल वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो जो रुदरफोर्ड का प्रेडिक्शन था वही उन्होंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और बाद में जो न्यूट्रल पार्टिकल्स इस किसी एटम में से मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम में से जो इमिट होते हैं उनको ही उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमने शुरू कर दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज के आर्टिकल में, तो उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आर्टिकल में हमने
पहला जो लेक्चर आज बताया है उसमें एक्चुअल एटम क्या होता है, एटम की थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, महर्षि कणाद कि नहीं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो भी थ्योरी बहुत दिन चली, चलो तो सबसे बेसिक थ्योरी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। उसके बाद जब एटम के स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जब ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने लगा वो था उनके पार्टिकल के डिस्कवरी के बाद, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल के डिस्कवरी के बाद। इसलिए एक छोटा सा आर्टिकल हमें इस टॉपिक के इनिशियल में दिया है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका डिस्कवरी किस तरह से हुआ है ये हमें बताएं। तो ये तो हमने इस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इसका ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कैसा डिस्कवर हुआ, एक दो चार पॉइंट्स हर एक पार्टिकल के बारे में आप देखेंगे। आपको याद रखना है किसने वो डिस्कवर किया था और किस तरह से उनका डिस्कवरी हुआ, ये अगर आप याद रखते हो। उसके बाद यही जो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है इनको ही हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल क्या है और उनके जो कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब उनका चार्ज कैसे रहेगा। एक्चुअल एटम में अगर हम देखते हैं तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है जो पार्टिकल है एक्चुअल वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल वो क्या होता है इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है। तो इसके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन तक का आर्टिकल अपना खत्म हुआ, ठीक है।